हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल फिजिक्स में। और टेंथ क्लास के लिए जो अपना एक लेसन चल रहा था ऑप्टिक्स वाला, लाइट वाला, ठीक है। तो उस लेसन में 2 पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, ठीक है। 2 वीडियो बन चुके हैं। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वहाँ अच्छी तरह डिटेल समझ लीजिए, उसके बाद में ही आपके आगे के जो ये कॉन्सेप्ट है ये बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो देखो, आज हम जो गोलीय दर्पण आपने पढ़े थे कि 2 प्रकार के गोलीय दर्पण अपने होते हैं, अवतल और उत्तल, ठीक है। तो इन गोलीय दर्पण से जो अपन प्रतिबिंब बनाते हैं, जो अपनी इमेज बनाते हैं, जो मैंने वास्तविक भी होती है आभासी भी होती है, दोनों प्रोसीजर आपको बता दी। तो ये सब किस प्रकार से बनती है, कौन से नियम को ये फॉलो करती है, तो ये सब आपको एक बार समझना है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट अपना ये है कि यहाँ डायग्राम में आप देखिए कि आपको एक प्रकाश की किरण देखो आगे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही होगी, ठीक है। थोड़ा सा लो कलर दूसरा दे देता हूँ आपको। ये देखो रेड कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ एक बार, ये प्रकाश की किरण जा रही है। तो देखो, पहला नियम ये है, जैसे परिभाषा में आपने ये पढ़ लिया कि फोकस बिंदु और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, उसे आप बोलते हो मुख्य अक्ष। तो देखो, जिस तरीके से ये मुख्य अक्ष है उसी तरीके से देखो ये प्रकाश की किरण आगे की तरफ जा रही है और दर्पण पर आपतित हो रही है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण है वो गोलीय दर्पण पर जब भी आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है, देखो कौन सा बिंदु है वो, एफ, फोकस बिंदु। तो इस बात को अपन क्या करेंगे, नियम से बना देंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है, ठीक है। सेम कंडीशन अगर अपन उत्तल दर्पण के लिए ले, परिभाषा मैंने आपको बता रखी है कि अगर आप एक खोखले कांच के गोले का एक कटा हुआ भाग लेकर अगर अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर देते हो, ये जो लाइनिंग है इसका मतलब अंदर वाले भाग पर पॉलिश आपने की है, तो बाहर के उभरे हुए भाग में आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो देखो, इसके लिए मुख्य अक्ष आ गया ये। तो यहाँ भी ये लैंग्वेज आएगी कि मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर जो प्रकाश की किरण आपतित होती है, तो देखो रूल के अनुसार परावर्तन में जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आएगी वापस उसी माध्यम में जाएगी। लेकिन अगर अपन इसे पीछे की तरफ बढ़ाकर देखते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ से जा रही होगी, यानी यहाँ से देखो निकल कर जा रही है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में तो अपन आभासी प्रतिबिंब मान लेते हैं। तो यहाँ दोनों एक ही नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि देखो वास्तव में नहीं जा रही, लेकिन डैश डैश बढ़ाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर रही होगी। दूसरा जो पॉइंट है उसमें देखिए कि अगर किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण अब की बार इस तरीके से चले कि वो फोकस बिंदु से होती हुई चले, अगर वो फोकस बिंदु से होती हुई चले तो देखिए परावर्तन के पश्चात वो वापस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होगी, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि फोकस बिंदु से होती हुई, यानी इस टाइप से प्रकाश की किरण गिरे कि आगे बढ़ाकर जब भी आप उसे देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि वो ऐप पर गिर रही है। तो परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश की किरण देखो वापस, जैसे आपका मुख्य अक्ष एकदम सीधा ये वाला, उसी प्रकार से ये प्रकाश की किरण होगी, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर कि मुख्य यानी फोकस बिंदु से होती हुई कोई प्रकाश की किरण अगर गोलीय दर्पण पर गिरेगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा देखो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर इस प्रकार से गिरे कि आपको देखने से ऐसे लगे कि ये वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है, तो ये टकराने के बाद में वापस वक्रता केंद्र से ही आएगी, यानी जिस मार्ग से गई वापस उसी मार्ग से आएगी, ठीक है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि उत्तल दर्पण पर अगर प्रकाश की किरण इस तरीके से गिरे कि आगे बढ़ाने पर आपको लगे कि ये सी से गुजर रही है, तो टकराने के बाद में वापस सी यानी
वक्रता केंद्र से होती हुई चली जाएगी, जिस मार्ग से आई है वापस उसी मार्ग पर चली जाएगी। तो देखो इस प्रकार से ये टोटल आपके प्रतिबिंब निर्माण के 3 नियम हैं। ठीक है, पहला नियम क्या है मैं वापस आपको बता देता हूं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है। फोकस बिंदु से होती हुई गोलीय दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और वक्रता केंद्र से होती हुई अगर कोई प्रकाश की किरण गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो वो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से होती हुई वापस गुजर जाती है। अब देखो इन नियमों को फॉलो करते हुए अगर अपन प्रतिबिंब की रचना करें तो देखो अपने डायग्राम इस प्रकार से बनेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अवतल दर्पण की। अगर अपन अवतल दर्पण के लिए ये नियम फॉलो करें तो कैसे होंगे? तो देखो भाई सबसे पहली जो कंडीशन है आपकी वो देखो ये है। कई बार आपको देखो बेटा जी 10th क्लास में पूछा जाता है कि भाई आप प्रतिबिंब का निर्माण कीजिए अगर वो इस प्रकार से इन स्थितियों पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है? तो सबसे पहली कंडीशन है कि अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई हो, ठीक है, तो अनंत वाली स्थिति देखो दो तरीके से आप दर्शा सकते हो। एक तो आप यहाँ देखिए जैसे ये अनंत पर वस्तु है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों को देखो इस तरीके से दिखा सकते हो, ऊपर से भी और नीचे से भी। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में अगर आप देखोगे तो कंडीशन कौन सी लागू होगी कि प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ देखो फोकस बिंदु से होती हुई जा रही है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, और यहाँ से जो जाएगी वो भी परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तो देखो दोनों प्रकाश की किरणों के लिए अगर अपन देखें, ये देखो एफ से होती हुई जो चलेगी ये वाली, तो टकराने के बाद में देखो ये इस प्रकार से यहाँ से निकल गई। इसके लिए भी देखिए तो ये यहाँ से निकलेगी। तो देखो प्रतिबिंब के निर्माण के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की जो किरणें हैं, ठीक है, वो जिस जगह एक दूसरे को काट देती है वहां पर आप ये मानते हो कि प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली कंडीशन में अगर अपन देखें तो दोनों प्रकाश की किरणें देखो आपको एफ पर कटती हुई दिखाई दे रही होगी। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ बनता है भाई? एफ पर, यानी फोकस बिंदु पर। ठीक है, इसी डायग्राम को देखिए तो वापस आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो कि ये अनंत पर रखी हुई वस्तु है। चलने वाली प्रकाश की किरणों को देखो इस तरीके से भी दिखा सकते हो। एक को आप यहाँ आपतित कर सकते हो, एक को आप यहाँ आपतित कर सकते हो। दोनों परावर्तन के पश्चात देखो ये आपको एफ से गुजरती हुई दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो तीर का निशान नीचे होने का मतलब ये होता है कि बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो उल्टा है। ठीक है, और साइज तो भी आपको पता नहीं चलेगी, साइज की बात अभी जस्ट आगे करेंगे। जस्ट आगे देखो यहाँ अगर आप ये मान लेते हो कि ये तो है अनंत, यहाँ रखी हुई है वस्तु, और ये है यहाँ पर वक्रता केंद्र मान लो सी इस जगह, तो आप इस बार ये मानोगे 2 नंबर कंडीशन कि वस्तु जो रखी हुई है वो कहाँ है भाई? अनंत और सी के बीच में है। तो यहाँ देखिए ये वस्तु की कंडीशन आपको डायग्राम में दिखाई हुई है। वस्तु से चलने वाली एक प्रकाश की किरण तो देखो बेटा जी आ गई ये, तो ऐसा मान सकते हो कि ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? एफ से। और दूसरी प्रकाश की किरण आप एफ से गुजरती हुई दिखा रहे हो, देखो ये वाली, ये परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो हुआ क्या? दोनों प्रकाश की किरणें देखो यहाँ कट रही है। इसका मतलब कि अब की बार जो यहाँ प्रतिबिंब बना है इस स्थिति में, तो देखिए आप किस किस के बीच में आ गया? एफ तो यहाँ पर ही रह गया, प्रतिबिंब एफ से थोड़ा और आगे बना है, यानी एफ और सी के बीच में बना है। डायग्राम से पता चल रहा होगा वस्तु देखो इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना सही है, तो आप बोल सकते हो कि छोटा बना है।
यहाँ देखिए तीर का निशान ऊपर था, यहाँ देखिए तीर का निशान नीचे आ गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि प्रतिबिंब यहाँ वस्तु की तुलना में कैसा है, उल्टा है। और आपको जो प्रकाश की किरणें हैं वो देखो वास्तव में यह मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, यानी कंप्लीटली ओरिजिनली मिल रही है, ये तो मिल रही है। इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, अभी आप आगे की कंडीशन में देखोगे तो आपको आभासी प्रतिबिंब का भी पता चल जाएगा। तीसरी कंडीशन या डायग्राम तो देखो दोनों तो सेम है, ये कंडीशन आप देख लीजिए। अगर आप थोड़ा वस्तु को और आगे ले जाते हो, देखो सी पर आ गई वस्तु, तो तीसरी जो कंडीशन है कि वस्तु कहाँ रखी हुई हो, सी पर। तो आप यहाँ देखिए आपका डायग्राम इस प्रकार से आ रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण देखो फोकस बिंदु से गुजरती हुई आ गई। दूसरा आपने क्या दिखाया कि फोकस बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरण तो ये परावर्तन के पश्चात ही आ गई। दोनों देखो इस बार सी पर ही कट रही है। इसका मतलब वस्तु भी सी पर है और बनने वाला अपना जो प्रतिबिंब है वो भी किस पर आ गया, सी पर आ गया। डायग्राम से पता चल रहा होगा जितना देखो बिंब है, बिंब का मतलब है यहाँ वस्तु, उतना ही अपना प्रतिबिंब है। तो आप यहाँ बोलोगे बनने वाला प्रतिबिंब यहाँ पर बराबर है, यानी वस्तु के बराबर है। कैसा है, उल्टा है। ठीक है, और कैसा है, वास्तविक है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए अब कंडीशन चेंज हो रही है। जैसे वस्तु आगे गई प्रतिबिंब देखो पीछे आ गया। वस्तु का जो भी आकार है उससे देखो आकार बढ़ गया, यानी सी के बाद में अब साइज बढ़ती जाएगी। तो आप यहाँ चौथी कंडीशन में लिखोगे कि जो वस्तु है वो अब की बार सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में है। और जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है वो देखो यहाँ पर, ये देखिए सी और अनंत अगर आप यहाँ मान लो तो आप ये बोल सकते हो सी और अनंत के बीच में आ गया। तो देखो इस कंडीशन को आप दो से मेल करो। यहाँ वस्तु अनंत और सी के बीच में थी तो प्रतिबिंब एफ और सी के बीच में था। अब की बार वस्तु सी और एफ के बीच में तो प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच में, लेकिन अब की बार प्रतिबिंब बड़ा है। पहले कैसा था, छोटा था, अब की बार कैसा है, बड़ा है। फिर यहाँ देखो पांचवी कंडीशन, अगर आप और आगे चलते चलते वस्तु को कहाँ ले गए, वस्तु आ गई एफ पर, तो देखो प्रतिबिंब आपको किरणें अनंत तक जाती हुई दिखाई दे रही होगी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब का अपना निर्माण होगा वो कहाँ हो जाएगा, अनंत पर। तो इसको भी देखो पहली कंडीशन से मेल कीजिए। अगर वस्तु अनंत पर थी तो प्रतिबिंब एफ पर था, और अगर वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर हो जाएगा। ओके, लेकिन इस बार देखो प्रतिबिंब छोटे की बजाय हो जाएगा बहुत बड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो है आपकी छठवीं कंडीशन। छठवीं कंडीशन में आपको देखिए ये देखो अपना आ गया ध्रुव, जिसे हम इसे दिखा सकते हैं पोल। ये आ गया फोकस बिंदु। तो वस्तु को देखो आपने एफ और पी के बीच में रख दिया। प्रकाश की किरण देखो ये आगे भी चला दी आपने और यहाँ पर भी डाल दी। लेकिन इस बार देखो आपको प्रकाश की जो किरणें हैं वो इस तरीके से प्रतीत होगी कि ये यहाँ पर मिल रही है। यानी इस स्थिति में देखो वस्तु भी सीधी है, प्रतिबिंब भी सीधा है, वस्तु से बड़ा भी है। लेकिन यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण देखो इन डैश डैश किरणों के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ आप ये बोलोगे कि बनने वाला प्रतिबिंब कैसा है, आभासी। ये बेटा जी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। अब तक देखिए सभी डायग्राम में, चाहे वो पहले नंबर का डायग्राम हो, दूसरे का हो, तीसरे का हो, चौथे का हो, वास्तव में आपको किरणें मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ देखो डैश डैश के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट लाइन, अब तक उल्टा बन रहा था तो ये कैसा है, सीधा। देखिए तीर का निशान यहाँ पर ही सीधा है। पहली कंडीशन में भी देखो यहाँ उल्टा है, दूसरी कंडीशन में भी उल्टा है, तीसरी कंडीशन में भी उल्टा है, चौथी कंडीशन में भी उल्टा है, पांचवी कंडीशन में भी उल्टा है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ये सीधा हो गया। ओके, अब आगे बात करते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट की। ठीक है, तो इन्हीं कंडीशन को हम वापस देखते हैं व्यवस्थित। तो जो मैंने आपको देखो बेटा जी अभी सबसे पहले कंडीशन बताई थी कि बिंब का मतलब, तो यहाँ आपको क्या मानना है, वस्तु की स्थिति। तो देखो वस्तु अगर अनंत पर रखी हुई हो
तो प्रतिबिंब बनता है एफ पर। याद करने की ट्रिक भी देख लो। और वापस इसी का उल्टा देखिए, अगर वस्तु होगी एफ पर तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। कंप्लीट विपरीत है, इसलिए क्या एक एक नाम आपको याद रखने हैं। बस अंतर ये है कि अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। यहाँ भी वास्तविक और उल्टा तो बनेगा, लेकिन यहाँ देखिए अत्यधिक छोटा है और यहाँ बहुत बड़ा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो याद करने के लिए एक डायग्राम चाहिए। आप इस तरीके से बना सकते हो। अनंत बना लिया, सी लिख लिया, एफ लिख दिया, या आपका आ गया दर्पण, फिर एफ लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से मान लो एक बार, और ये अनंत लिख लिया। हालांकि दूसरी तरफ बनता नहीं है, लेकिन आप मान सकते हो। तो देखो पहली स्थिति में जब अनंत पर रखोगे एफ पर बनेगा, अनंत और सी के बीच में रखोगे तो एफ और सी के बीच में बनेगा, सी पर रखोगे तो सी पर ही बनेगा। ये आपको याद रखना है बस। यहाँ तक कंडीशन छोटी से बराबर तक आ जाती है। फिर आप जैसे सी और एफ के बीच में जाते हो तो आप अनंत और सी के बीच में आ जाओगे, एफ पर आते ही अनंत पर। बस यहाँ अगर आपको बराबर वाली कंडीशन याद है तो यहाँ प्रतिबिंब बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से ये 6 की 6 स्थिति आपकी अनंत पर वस्तु रखी हुई हो, वक्रता केंद्र और सी, वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में हो, वक्रता केंद्र पर हो, सी और एफ के बीच में हो, ये सभी कंडीशन है लिखी हुई, आप याद कर सकते हो। बस ये मुख्य कंडीशन आपकी 6वीं है जो ज़्यादातर आपको पूछी जाती है कि जब भी वस्तु फोकस बिंदु एफ और ध्रुव के बीच में हो तो बनने वाला प्रतिबिंब देखो आभासी और सीधा। पूरी कंप्लीटली लाइन आप देखिए, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, केवल यहाँ आभासी और सीधा है। ठीक है ना, तो इन पॉइंटों को आपको याद रखना है। और आपके दैनिक जीवन में इन दोनों दर्पण के यूज क्या है, जैसे देखो पहले अगर अवतल दर्पण की बात करें, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, लेकिन विथ राइटिंग देखो आप और याद कर सकते हो, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो इन दोनों के लिए देखो बेटा जी आप याद कर सकते हो, पूरा दिया हुआ है कि दैनिक जीवन में अवतल दर्पण का उपयोग एक तो आप सेविंग मिरर में, यानी जो सेविंग करने का एक छोटा दर्पण मिलता है कई बार अगर आपने सामान खरीदा हो, यानी इसमें चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब आपको दिखाई दिया जाता है। दूसरा, जितने भी अपने वाहन है, मोटर गाड़ियों, इनकी हेडलाइट में भी आप अवतल दर्पण को काम में लेते हो। ठीक है, पीछे एक चमकीला भाग है। और मुख्य है दंत चिकित्सक अवतल दर्पण के द्वारा ही क्या करते हैं, आपके दांतों का जो अंदर केविटी वाला पार्ट होता है ना उसको बड़ा करके देखते हैं। तो पूरा रीजन आपको दिया हुआ है कि अवतल दर्पण के जो ये उपयोग हो रहे हैं ये क्यों है। उत्तल दर्पण में देखो वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन ये क्या करते हैं, पीछे के अधिकतम क्षेत्रफल को दिखाते हैं। इसीलिए आप क्या करते हो, वाहनों के पश्च दर्पण यानी रियर व्यू मिरर, जो साइड ग्लास होता है, साइड मिरर बोलते हैं अपन। ठीक है, इसमें आप हमेशा उत्तल दर्पण को ही काम में लेते हो। ठीक है, और वर्तमान में जो एटीएम है, कई बार आप एटीएम में जाते हो तो आप देखना ऊपर वाले पार्ट में उत्तल दर्पण लगा हुआ दिखाई देगा आपको। इसका रीजन ये है कि वो व्यक्ति तो दिखाई दे, लेकिन अगर उसके पीछे कोई और व्यक्ति खड़े हैं तो उनका प्रतिबिंब भी वहां कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा या उस व्यक्ति को दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट यूज है आपके। आगे देखिए, अगर यही सेम कंडीशन जो आपने अभी उत्तल दर्पण के लिए पढ़ी, अगर अवतल के लिए पढ़ी हो, उत्तल के लिए अगर पढ़ते हो तो देखो पॉइंट सेम है। वस्तु अनंत पर रखा हुआ है तो प्रतिबिंब तो फोकस बिंदु पर ही बनेगा, लेकिन अब की बार देखिए आप डायग्राम में कि ये देखिए अनंत से प्रकाश की जो किरणें चलती है वस्तु से वो मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए टकराने के बाद में वापस लौट गई उसी माध्यम में, पीछे की तरफ बढ़ाया, प्रतीत हुआ आपको कि एफ पर बन रही है, लेकिन अंतर क्या हुआ बताओ, पहले ये एफ इस तरफ था। तो यहाँ आपको याद रखना है उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हुई हो तो दर्पण के पीछे फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है और आभासी और सीधा, क्योंकि जो वास्तव में ना बनकर केवल प्रतीत होता है वो हमेशा आभासी और सीधा ही बनता है। और दूसरी कंडीशन भी यही है कि अनंत और ध्रुव के बीच में अगर आप किसी भी बिंदु पर प्रतिबिंब मानोगे वो दूसरी तरफ ही बनेगा, आभासी और सीधा ही बनेगा, और कैसा बनेगा, छोटा।
या आप देखो दूसरे डायग्राम में देख सकते हो, अगर अनंत, ठीक है, और ध्रुव यानी P वाले पॉइंट, इसके बीच में कहीं भी कंडीशन आप ले सकते हो। बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे यानी दूसरी तरफ P और F के बीच बीच में ही बन जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा? आभासी सीधा और वस्तु से छोटा। तो ये देखिए अलग कंडीशन है, इसमें जो 5-6 कंडीशन आपने पढ़ी है वो पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल दूसरी कंडीशन ही मुख्य कंडीशन है यहाँ। ठीक है, तो ज्यादातर आपको देखो उत्तल दर्पण ना पूछ कर अवतल ही पूछा जाता है। बाकी ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में गोलीय दर्पण के लिए एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और उस पर आधारित आंकिक प्रश्न है, जिसकी बात हम आगे वाले वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।